हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम ब्लूम टैक्सोनॉमी करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, जिसमें ये आपका एचटेट के लिए, सीटेट के लिए, ईएमआरएस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दिया किसने था? बीएस ब्लूम ने दिया था। बीएस ब्लूम ने, ठीक है। दिया किसने था इसको? बीएस ब्लूम ने दिया था। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था ये, और इसने 1956 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। उसमें इसने ना 3 तरह के दिए थे, 3 डोमेन्स दिए थे। कौन कौन से? कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कोग्निटिव कौन सा होता है? जिसमें आपका ब्रेन से रिलेटेड आपका जितना भी मटेरियल होता है सारा ब्रेन से रिलेटेड, जैसे प्रॉब्लम कैसी है, उसको कैसे सॉल्व करना है, थिंकिंग करना किसी चीज के बारे में, क्रिएटिविटी करना, ठीक है। मतलब जैसे अज्ञात से अज्ञात की ओर चलना, मतलब माइंड में ही सोच लेना कुछ ना कुछ। एक तो पहले चीजें देख के हम करते हैं, उसके बाद माइंड में ही सोचते रहते हैं कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सारा कोग्निटिव के अंदर आता है, ठीक है। मेंटल स्किल्स आती है आपकी, इसमें जितनी भी आपकी मेंटलिटी है, कितना आप डेवलप कर सकते हो मेंटली बेस पे, ठीक है। चीज़ों को कितना सीख सकते हो, ये सब इसमें आता है। मेंटल लेवल की जितनी भी थिंग्स होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, वो सब किस में आती है? कोग्निटिव में आती है, ठीक है। 1956 में ही ब्लूम ने दिया था, और इसको हेल्प किसने की थी? एडरसन और सॉरी, हेल्प नहीं की थी, इन्होंने रिवाइज किया था 2001 में। किसने? एडरसन ने और क्रैथहोल ने, ठीक है। क्रैथवोल ने, ठीक है। और ये सब चीजें आई थिंक नहीं पूछेंगे किसने रिवाइज किया था किसने नहीं, तो आपको बस इसमें से डोमेन्स आएंगे इसके, और के इसके क्या क्या हैं, इसके जो पार्ट्स हैं वो आएंगे, वो पूछे जाएंगे, ठीक है। अफेक्टिव क्या होता है? अफेक्टिव किसने दिया था? ब्लूम ने दिया था, और ये भी इसने दिया था क्रैथवोल ने, और साथ में एक मारिया और आ गई थी, ठीक है। ब्लूम, क्रैथवोल और मारिया। क्रैक हो गया, क्यों हो गया? मारा था इसको, ठीक है। और कैसे मारा था? ब्लूम, बूम मारा था, बूम, ठीक है। मुक्का मारा था इसको। कैसे भी याद ही करना है हमने, तो मतलब याद कर लेना ऐसे। इमोशनल एटीट्यूड, इमोशनल एटीट्यूड होता है इसमें, जैसे भावना से रिलेटेड कुछ भी हो, ठीक है। आपके मन से रिलेटेड जो भी चीजें होती है वो इसमें होती है। टाइम, इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट होते हैं, वैल्यूज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, मतलब इमोशनल जुड़े होते हैं किसी से, तो वो क्या होता है? बाय हार्ट जितनी भी चीजें होती हैं वो सब इसमें आती है। उसके बाद देखो साइकोमोटर क्या होता है? साइकोमोटर जितनी भी क्रियात्मक चीजें होती हैं, मतलब हाथ से आप चल कर रहे हो काम और बैलेंस बना रहे हो, माइंड से और हैंड से कोऑर्डिनेट करना है। जैसे देखो किसी ने बोला, आपके माइंड में वो बात आ रही है, बट आप ना हाथ से लिख नहीं पा रहे है ना, या आपके मन में वो बात है, माइंड में बात आ रही है, आप मुंह से बोल नहीं पा रहे हो उसको, मतलब कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। कोऑर्डिनेट कर पाना वो क्या होता है? फिजिकल कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। मतलब हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये किसने दिया था? डेव नाम है इसका, और सिम्पसन ने, और किसने दिया था? हैरो ने, हैरो, HARROW, ठीक है। डेव, सिम्पसन, हैरो। देखो सिम्पसन, सिंपल सा सन है, और डव साबुन लगाता है, और क्या है? हैरान करने वाली बात है, ठीक है। काले रंग का बच्चा है, और क्या करता है? काले रंग का सन है उसका, और क्या करता है? डव साबुन लगाता है, और क्या है? हैरान करने वाली बात है, ठीक है। बस ये कुछ नहीं है, ऐसे ट्रिक है याद करने की। आगे देखो कोग्निटिव डोमेन कैसे, कोग्निटिव डोमेन कौन सी होती है? ये 1956 की है, 2001 में इसको रिवाइज किया गया। इसको ना बस इतना याद रख लेना। मेरे को ये वैसे बीएड जब से की थी ना मैंने, तभी से ये याद हो गया था। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये मैंने हिंदी में याद कर रखे थे, अभी इंग्लिश में कर लिए हैं, ठीक है। नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये सब इसके पार्ट्स हैं। ये क्या चलता है? नीचे से ऊपर। ये नीचे वाली जो होती है ना, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं, और ये जो होती हैं ऊपर वाली, ये तीन जो ऊपर वाली तीन होती हैं, ये तीन जो होती हैं वो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं, ठीक है। ये ऊपर वाले हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। हमें जो ज्ञान है उसका बोध होना चाहिए कि हमें सही ज्ञान है भी कि नहीं है। फिर एप्लीकेशन करनी चाहिए, उसको अप्लाई करना चाहिए कि अगर सही है तो अप्लाई कर दो। फिर क्या करना चाहिए? उसको एनालिसिस करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए, अलग अलग करके उसको सीखना चाहिए कि इसमें क्या क्या कमी है। फिर उसको इकट्ठा करके, जैसे हम एग्जाम डेज में पढ़ते हैं ना, अलग अलग चीजें पढ़ते रहते हैं, फिर एक जगह सारे फॉर्मूलाज लिख के कंबाइन करके रख लेते हैं। जैसे मेरा पीजीटी फिजिक्स का होता है, तो फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करते हैं खुद का, हाँ भी मेरे को कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब ट्रिक्स से याद कर सकते हो इस वे में, जैसे भी आपने करना है। उसके बाद ये नॉलेज को रिमेंबर बोल दिया, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टूड बोल दिया, ठीक है वही ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण। और इसमें ना ये लास्ट वाले दो बदल दिए, लास्ट वाले दो सिंथेसिस को कर दिया क्रिएट, और इवैल्यूएशन को नीचे ले आए यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या होगा? पहले तो सबसे पहले रिमेंबर, रोड लर्निंग करेगा, फिर क्या होगा? अंडरस्टूड, फिर समझेंगे उसको। रोड
रोट लर्निंग पहले रट्टा ही मारते हैं ना, टीचर्स जो बता देते हैं वही रट्टा मार के बैठ जाते हैं बच्चे, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, न्यू जगह पर अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको एप्पल वाला एग्जांपल दिया था लास्ट वाले लेक्चर में कि दो एप्पल का मतलब 4 सीख के आया कोई बच्चा, 2 और 2 4 होते हैं, फिर घर में आके 4 एप्पल निकाल के बैठ गया कि हाँ ये 4 है, ठीक है। किसी और जगह अप्लाई करना उस ज्ञान को, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। फिर उसके बाद एनालिसिस, ब्रेक करके पढ़ना, ब्रेक करके तोड़ तोड़ के अलग अलग चीज़ों को पढ़ना, इवेल्युएट करके, ठीक है। फिर उसको इवेल्युएट करना कि हाँ मुझे आता है या नहीं आता है, जो कर लिया ये कर लिया वो कर लिया, जज करना खुद को कि मैंने कितना कर लिया। फिर जो कर लिया ना सब कुछ, उससे एक नया आइडिया क्रिएट करना। तो ये भी बात इसमें इसने चेंज कर दी, ठीक है, 2001 में जब रिवाइज किया गया। उसके बाद अफेक्टिव डोमेन कौन सा होता है, ये देखो इसमें जो होता है सबसे पहले इसकी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। रोज रोज वही ऑफिस चलना, रोज रोज वही ऑफिस चलना, ठीक है। रोज रिसीविंग, सबसे पहले रिसीव करेंगे, ठीक है। लिसनिंग, विल पावर जो होगी, अवेयरनेस होगी हमें, तभी तो हम रिसीव करेंगे ना, जो टीचर बोल रहा है। जब टीचर बोलता है तभी तो हम उसको रिसीव कर पाएंगे कि हाँ वो क्या बोल रहा है, ठीक है। विल पावर होनी चाहिए सबसे पहले। रोज 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 वही ऑफिस चलना। अफेक्टिव मोटर में रोज रोज वही ऑफिस चलना, हमारे मन में ये बात आती है। अफेक्टिव मोटर कैसे, मन से रिलेटेड था, है ना, हार्ट से रिलेटेड था। अब रिस्पॉन्डिंग प्रतिक्रिया कैसे देंगे, परफॉर्म, प्रैक्टिस एंड एंगेजमेंट। प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट, एंगेजमेंट, पार्टिसिपेट मतलब परफॉर्म करना, प्रैक्टिस करना, रिस्पॉन्स करके बताएंगे टीचर को, हाँ भी परफॉर्म करेंगे। जो जैसे वो क्वेश्चन पूछेगा, टीचर क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे से, तो वो क्या करेगा, परफॉर्म करके बताएगा, हाँ भी मेरे को इतना आता है। प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करेगा, हाँ भी आता है नहीं आता है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, टीचर के मतलब क्वेश्चन पूछने के टाइम उसी टाइम पार्टिसिपेट करेगा, हैंड रेज कर लेगा, हाँ मुझे आता है, ठीक है। फिर उसके बाद वैल्यू, अनुमूल्यम, अनुमूल्यन, ठीक है। ये क्या करेगा, टॉपिक के साथ जो वैल्यूज जुड़ने वाले हैं ना, सोसाइटी के लिए क्या है, अच्छा है या नहीं है, तो ये सब उसमें देख लेगा। अभी सोसाइटी के लिए इसकी वैल्यू है भी नहीं, है भी या नहीं है सोसाइटी में जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, व्यवस्थित करेगा, प्रैक्टिस करेगा डेली लाइफ में अगर वो चाहे तो। और करेक्टराइजेशन बाय वैल्यू, पार्ट ऑफ करेक्टर मतलब पूरी तरह से उतर जाना उस चीज में। अब उसको उस चीज में उतरने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे मान लो आपको पानी के ऊपर ज्ञान देना है, किसी को पानी के ऊपर टीचर बता रहा था, ठीक है, उसने ध्यान से सुना, बच्चे ने रिसीव किया, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स किया, हाँ भाई मेरे को समझ में आ गया। उसके बाद वैल्यू जानी कि हाँ इसकी बहुत वैल्यू है, सोसाइटी में बचा के रखना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज किया, प्रैक्टिस किया डेली लाइफ में उसको बचाने का, हाँ टैप बंद कर दो जब आपको पानी नहीं चाहिए, तो ऐसे फालतू में टाइम पानी वेस्ट मत करो, ठीक है। करेक्टराइजेशन बाय इवैल्यूएशन, बाय वैल्यू, फिर उसको क्या किया, वो उसकी लाइफ का पूरी तरह से पार्ट बन गया। अब उसको उस वजह से कोई भी अलग नहीं कर सकता। जैसे वो वही बोलेगा कि हाँ मेरे को अब पानी को बचाना ही बचाना है, वो हर किसी को वही उपदेश देगा, ठीक है, वही ऑर्डर देगा कि हाँ भाई तुमको भी पानी बचाना चाहिए। उसके मन में ये बात बैठ गई है, वो कभी भी कहीं भी पानी वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात है इसमें। उसके बाद साइकोमोटर डोमेन, इसके क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। डेव, अनीता होड, हैरो और सिम्पसन। डव साबुन लगाया, और हैरान करने वाली बात है सन को लगाया, ठीक है, ये याद रखना। 1970 में दिया था, ये 72 में दिया था, ये 72 में दिया था। इतने ज़्यादा डीप में मतलब ये सन वगैरह शायद ही पूछें, आपसे सिंपल ही पूछेंगे आई थिंक। आगे देखो, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, परसेप्शन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, ये सब इसके पार्ट हैं, ठीक है। डव वाले के, डव साबुन के देखो कितने पार्ट हैं। इमिटेशन, सबसे पहले इमिटेशन, नकल करना, ठीक है, जो टीचर बोल रहा है उसको सुनेगा और उसकी तरह नकल करेगा, हाँ भाई इन्होंने ये बोला था, इसका मतलब ये है, समझ लेगा। फिर मैनिपुलेशन, परिचालन करना, रिप्रोड्यूस करना फ्रॉम आवर मेमोरी, हमें हमारी मेमोरी से इसको रिप्रोड्यूस करेंगे दोबारा से कि हाँ भाई टीचर ने क्या बताया था, ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन, प्रिसीजन स्वतंत्र या मिस्टेक, स्वतंत्र रह के कम मिस्टेक, एरर के साथ काम करना, ठीक है, शुद्ध करेंगे उसको। फिर जो हमारी मिस्टेक है उसको सही करने की कोशिश करेंगे, मिस्टेक्स को सुधारना। उसके बाद आर्टिकुलेशन, अभिव्यक्त करना, कंबाइन 2 और मोर स्किल्स, 2 या 2 से ज़्यादा स्किल्स को इकट्ठा कर देना। मतलब जो बात टीचर ने बताई, कुछ बात हमें पता थी, हमने दोनों को इकट्ठा करके अपने जहन में बिठा लिया, मन में बिठा लिया कि हाँ ये बात सही है। नेचुरलाइजेशन, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देंगे बिना सोचे समझे, फिर वो बात हमें पक्का पूरी तरह से याद हो जाएगी, और फिर कोई भी वो बात पूछेगा तो हम उसका आंसर फटाफट दे देंगे, ठीक है, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे पहले इसमें क्या आता है, इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन। ये अपने सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, आपको जरूर से जरूर पूछे जाएंगे इनमें से, ठीक है। अगर इनमें से क्वेश्चन बने तो पहली बात तो बनेंगे ही, ब्लूम टैक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमिटेशन, इमिटेशन, आई एम, मैनिपुलेशन, मनीपुलेशन। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो आई मनीपुल, मनी, आई मनी, प्रिसीजन, आर्ट, नेचर। देखो आई हैव ऐसे याद रख लेना, आई हैव
मनी, मेरे पास मनी है, कैसी है, प्रिसीजन है, शुद्ध है, ठीक है। आर्ट, आर्ट से कमाई हुई है, मैंने अपनी कला से कमाई है, ठीक है। और क्या है, नेचर, नेचुरल चीज़ों से कमाई है, ठीक है, नेचर से। आई एम, डव साबुन क्या है, डव, डव के ऊपर बत्तख बनी होती है ना, डव, डव, वो क्या होता है, डव सोप। आपका क्या है, नेचर, नेचर से है, नेचुरल, आर्टिकुलेशन, प्रिसीजन, मैनिपुलेशन और आई, ठीक है। ये याद हो गया आई थिंक आपको। आगे अनीता हैरो, इसने क्या दिया, रिफ्लेक्स मूवमेंट और फाउंडेशन स्टेट, परसेप्शनल परसेप्चुअल, सॉरी, परसेप्चुअल एबिलिटी, ठीक है। आगे फिजिकल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट, और फिर दिया नॉन, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या होगा, रिफ्लेक्स मूवमेंट होगी इसमें ना, सारे वो क्या होंगे, अनीता हैरो ने क्या दिया था, मूवमेंट वाले, है ना। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स मूवमेंट होगी, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। फाउंडेशन स्टेट होगी, फिर वॉक चलेंगे, ग्रैस्प करेंगे, किसी चीज़ को पकड़ेंगे, इसमें सारी रिफ्लेक्स मूवमेंट वाली बातें होंगी, मतलब चलने चलने फिरने वाली बातें होंगी, ठीक है। ये साइकोमोटर वाला काम हो गया, साइकोमोटर ये वैसे ये सारा ही है ना। उसके बाद देखो अनीता हैरो, ये इसमें देखो हैरो, हैरान करने वाली बात है। सबसे पहले क्या, बच्चा क्या करता है, छोटा सा बेबी बच्चा जो होता है वो क्या करता है, इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स करता है, रोने लग जाता है, कभी भूख लगती है तो, ठीक है, उसको थोड़ा सा ऐसे कुछ चीज़ दे दो तो खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है, ये सब कहते हैं इनवॉलंटरी, मतलब हमारे बस में नहीं है, अपने आप आ जाते हैं। जैसे ठीक आ गई, वो कैसे हो, अनैच्छिक रूप से होती है ना। रिफ्लेक्स सेक्शन आप पढ़ते हो उसमें, साइंस में, 10th क्लास में, ठीक है। और उसके बाद देखो फाउंडेशन स्टेट, वॉक, चलना, फिर ग्रैस्प करना, मतलब किसी चीज़ को पकड़ना, ये सब चीज़ें फाउंडेशन स्टेट सीख जाता है। सबसे पहले रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स, 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 फिर फाउंड, फाउंडेशन, फाउंड, फाउंड कर लेता है, ठीक है। फिर हाँ में मैंने कैसे पकड़ना है वो फाउंड कर लेता है उस बात को। फिर उसके बाद परसेप्चुअल, अवधारणात्मक क्षमता, रिस्पॉन्स टू सिम्बल्स, फिर वो क्या करता है, परसेप्ट, परसेप्ट, सेप्ट, सेप्ट साइड में कर देता है किसी को, हाँ भाई साइड में हो जा, रिस्पॉन्स देता है उसको, ठीक है। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, उसको कोई चीज़ दिखाओगे उसको रिस्पॉन्स करेगा। फिर उसके बाद फिजिकल एबिलिटी आ जाती है उसमें, ठीक है, फिटनेस, कोऑर्डिनेशन, और फिर क्या करता है वो, जैसे देखो उसको पता है कि फिजिकल एबिलिटी, सोल्जर बनने के लिए, सैनिक बनना चाहता है मान लो, उसके बनने, उसको पता है कि सैनिक बनने के लिए इसकी मुझे जरूरत है, तो वो करेगा, फिजिकल एबिलिटी अपनी इंप्रूव करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्किल मूवमेंट, एडवांस लर्निंग करेगा, आफ्टर ट्रेनिंग क्या करेगा, परफॉर्म करना शुरू कर देगा बॉर्डर पर, ठीक है। स्किल्ड मूवमेंट, उसकी स्किल की मूवमेंट होगी वहाँ पे, उसको करके दिखाना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करवाई जाएगी, स्किल्ड मूवमेंट, स्किल बनेंगे उसमें, ठीक है। नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, अब क्या होगा, गेस्चर, हाव भाव, उसके ना बॉडी में ही दिखेगा, हाव भाव से ही दिखेगा कि हाँ भैया सैनिक है, ठीक है, सोल्जर है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फाउंडेशन स्टेट, परसेप्चुअल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, स्किल्ड मूवमेंट, और क्या होगा आपका, नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या किया था उसने, सबसे पहले रिफ्लेक्स था, है ना। उसके बाद फाउंड, फाउंड किया, फिर उसके बाद परसेप्ट, सेप्ट, हाँ साइड में कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया उसको, ठीक है। फिजिकल एबिलिटी दिखाई, मतलब साइड में करेगा तो फिजिकल एबिलिटी तो है ही उसमें। उसके बाद स्किल, स्किल दिखाई उसने अपने, हाँ भाई मेरे अंदर ये फिजिकल एबिलिटी सबको दिखाई। फिर उसके बाद नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। उसके बाद देखो सिम्पसन वाला, सन, सन वाला 1972 वाला, सन ने क्या किया, परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, यूजिंग सेंसेस, सेंस का यूज करके समझा, किसी चीज को समझा, ऑब्जर्व किया, और मतलब जो जो जैसे जैसे करा था, जैसे सोल्जर के सामने उसका टीचर वैसे करा था परफॉर्म, तो उसने उनसे सीखा। सेट, रेडी, फिर उसके बाद रेडी हो जाना, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से रेडी हो जाना, कि मैं, मुझे ये काम करना है, ऐसे मुझे सोल्जर बनना है, सोल्जर बनने के लिए रेडी हो जाना, सेट, सेट करना खुद को, ठीक है। पहले परसेप्शन, फिर सेट, फिर उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स, फिर जैसे जैसे उनके सर बोलेंगे, टीचर बोलेंगे कि आपको ये करना है, ये करना है, तो वैसे करेगा, वो नकल करेगा, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म आता है, हैबिचुअल, सीख गया, सीख जाता है, ठीक है, मैकेनिज्म ये होता है उसका। फिर कॉम्प्लेक्स हो, बट कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स देगा, जटिल काम करने लगेगा, मतलब हैवी से हैवी काम करने लगेगा, ठीक है। अडेप्टेशन आता है, फिर मॉडिफाई करना दूसरी सिचुएशन में, मतलब एक जगह सीखी हुई चीज़ को जैसे सीख के गया तो वहाँ पे बॉर्डर पे जाके उसने अप्लाई कर दिया, ठीक है, दुश्मनों को मार दिया। सीखी चीज़ को न्यू जगह यूज़ करना, नई जगह पर यूज़ करना। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बांसुरी बजाना कोई सीख रहा है, आप सोल्जर की जगह बांसुरी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन करना, तो बांसुरी की नई धुन बनाना सीख जाएगा और अपनी डिस्कवरी करेगा उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद एक माइक्रो टीचिंग भी कर लो, ये छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल 2 मिनट का, ठीक है। ये क्या है, 36 मिनट्स की होती है। सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्लानिंग करते हैं, प्लान करते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद टीच करने जाते हैं, टीच करने जाते हैं 6 मिनट, 6 मिनट टीचिंग के होते हैं। उसके बाद फिर फीडबैक, फीडबैक मिलती है हमको, वो भी 6 मिनट की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने रीप्लान करना होता है, हमारी कोई मिस्टेक रहेगी, गलती रहेगी, दोबारा से पढ़ाना है तो उसको रीप्लान, दोबारा से प्लानिंग करने के लिए करनी पड़ेगी लेक्चर की 12 मिनट के लिए, ठीक है। फिर रीटीच करेंगे वो 6 मिनट के लिए, फिर फीडबैक मिलेगी वो 6 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, पहले आपने पढ़ाया, फिर आपको फीडबैक मिली, फिर आपने दोबारा से प्लान किया, फिर पढ़ाया, फिर फीडबैक मिली, पढ़ाया फीडबैक, ये 6-6 मिनट के, पढ़ाया फीडबैक 6-6 मिनट के, और जो बीच में री प्लान आया था वो 12 मिनट का, टोटल हो गया 36 मिनट्स का, ठीक है।
ये आपने याद रखनी है। एलन ने दिया था ये 1963 में दिया था। इसमें टीचर को ट्रेन किया जाता है। स्मॉल पार्ट्स ऑफ टीचिंग, स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट्स में टीच करना बताया जाता है इसमें। इंडिया में सबसे पहले तिवारी ने दिया था, तिवारी ने, ठीक है, इलाहाबाद का था ये। वातावरण को नियंत्रित करना, सबसे पहले क्लास में वातावरण नियंत्रित होना चाहिए, उसके बाद इस लेक्चर को आपको डिलीवर करना है, बच्चों तक देना है, बच्चों को, ठीक है, पढ़ाना है। साइज, ड्यूरेशन, कंटेंट्स के लिए ये सब क्या है, ये साइज 5 से 10 बच्चों का होता है इसमें माइक्रो में, और 5 से 10 मिनट का ही ड्यूरेशन होता है। 5 से 10 मिनट के टाइम में आपको पढ़ा के दिखाना होता है कि हाँ भी मैं ऐसा पढ़ाता हूँ। कंटेंट भी छोटा सा होता है, और उसके लिए क्या होता है, फोकस ओनली एट टाइम, ठीक है, फोकस ओनली वन, एक ही टाइम पे एक ही चीज़ पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। मैक्रो टीचिंग, रियल टीचिंग होती है। साइज इसका बड़ा होता है, 30 से 60 बच्चे होते हैं क्लास में। ड्यूरेशन भी 35 से 40 मतलब मिनट की होती है, या 1 घंटे की भी हो सकती है। कंटेंट कंप्लीट होता है इसमें, ठीक है, और इसमें छोटा सा कंटेंट होता है जो माइक्रो थी। और स्किल इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, टीचर के सभी कौशल यूज होते हैं इसमें, ठीक है, मतलब हर तरह से टीचर बच्चे को समझाने की कोशिश करेगा। माइक्रो टीचिंग के उद्देश्य क्या है, मतलब इसके एम्स क्या है, हेजिटेशन दूर करना टीचर की, टीचर को स्किल में इंप्रूवमेंट करना, मतलब इंप्रूवमेंट फीडबैक देके उनको बताना कि हाँ भी अपने ये कमी थी, ये कमी थी, तो स्टूडेंट भी देंगे फीडबैक, वो कहेंगे कि हमें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाना, इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बन जाता है टीचर को कि हाँ मैं ऐसे टीच कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका, और इसके बाद आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा आपके लिए बहुत सारे, मतलब कल तक मैं 10-12 लेक्चर डाल दूंगी आपके लिए, जो आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा उसमें, आई थिंक। तो NEP 2020 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो 10 मार्क्स का जरूर लेना, 10 मार्क्स का जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सभी को, राधे राधे। जिनका भी सैटरडे संडे को EMRS का एग्जाम है, सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, राधे राधे।